नमस्कार दोस्तों, सिंधु सभ्यता के पार्ट 3 को लेकर मैं आज तीसरे दिन आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और अभी तक हमारी जो बातें हुई हैं उनकी अगर हम चर्चा करें तो हम पढ़ रहे थे सिंधु सभ्यता। आज ये इसकी तीसरी क्लास है और तीसरी क्लास के अंदर हम बात करेंगे सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं को लेकर। जैसा कि मैंने आपको पहले पार्ट में बताया था कि इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जिनके लिए यह जानी जाती है। उसके पश्चात हमने इसकी खोज, इसकी जानकारी, इसका अस्तित्व, इसके विकास, उद्भव आदि के बारे में चर्चा की थी। उसके आगे अगर हम चलते हैं तो हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। देखिए दोस्तों, अगर हम प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो इनका हेडिंग में आपको पहले हम बातचीत हो चुकी थी हमारी कि किस युग से संबंधित है, किन औजारों का उपयोग किया जाता था, यहां का मानव किस प्रजाति का था, यहां का नगर नियोजन भवन किस प्रकार के थे, यहां की लिपि किस प्रकार की थी, यहां की मोहरें किस प्रकार की थी, मृदभांड कैसे उपयोग में लिए जाते थे और यहां पर अंत्येष्टि क्रिया किस प्रकार से की जाती थी। देखिए दोस्तों, कुछ समय पहले एक फिल्म आई थी मोहनजोदाड़ो। अगर हम इतिहास के दृष्टिकोण से उस फिल्म को देखते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें उसमें दिखाई देती हैं। बस हमें जरूरत है उसमें से अपने लायक चीज ढूंढने की। अगर मैं बात करूं सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं की, तो एक तो हमारी बात हुई थी सिंधु सभ्यता का युग। तो यह है आद्य ऐतिहासिक कालीन है, आद्य ऐतिहासिक कालीन। देखिए, आद्य ऐतिहासिक कालीन, इस बात की चर्चा हमारे पहले ही पाठ के अंदर हो चुकी थी, जिसमें कि विद्वानों ने इतिहास को पढ़ने के लिए इसे 3 भागों में बांटा था मोटे तौर पर: पाषाण काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। और वहां हमने देखा था कि आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है। तो आद्य ऐतिहासिक काल के हमने 2 आधार लिए थे: ऐसा युग जिसमें कि कांसे के औजारों का उपयोग हो और उसके साथ साथ जिसमें साहित्य प्राप्त तो हो लेकिन वह पढ़ा नहीं गया। तो यह आद्य ऐतिहासिक कालीन। दूसरा, इसकी जो प्रमुख विशेषता है वो है यह कांस्य युगीन सभ्यता है। कांस्य युगीन सभ्यता। ये हमारी 2 बातें प्रमुख जिनकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। लेकिन अगर हम विशेषताओं की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले इन्हीं को रखा जाएगा कि एक तो ये आद्य ऐतिहासिक कालीन है, दूसरा ये कांस्य युगीन है। तीसरी अगर मैं बात करूं, इसकी विशेषता थी मानव की प्रजाति। देखिए, अगर हम इसमें वर्तमान मानव की बात करें तो वर्तमान मानव प्रजाति आप लोगों को याद होगा, सामान्यतः लोग इसका अर्थ रंग से लगा लेते हैं, सफेद रंग, श्याम वर्ण, या हम कहें हमारे जैसा गेहुआ रंग, या फिर अगर हम बात करें कि यूरोप जैसा गोरा रंग। लेकिन यहां पर प्रजाति का तात्पर्य मस्तिष्क और आंतरिक बनावट के आधार पर लिया गया है और वर्तमान मानव की प्रजाति है होमो सेपियंस। थोड़ी सी हमारी चर्चा हुई थी। सबसे पहले मानव जो था वो कपी जैसा दिखता था, 4 पैरों पर चलता था या हाथ और पैर दोनों पर चलता था, जिसे हमने रामापिथेकस कहा। कुछ समय बाद में
थोड़ा सा उठकर दो पैरों पर लेकिन झुककर चलने लगा, जो हम ऑस्ट्रेलियनपिथेकस कहते हैं। उसके बाद में मानव सीधा खड़ा होकर चलने लगा, हम उसे होमो इरेक्टिस कहते हैं। निएंडरथल आया, अफ्रीका में निएंडरथल नामक स्थान के ऊपर से उसकी प्राप्ति हुई। होमो इरेक्टिक्स आया और सबसे अंत में कोपेनहेगन आया। उसके पश्चात मानव पूर्ण मानव बना और उसमें मस्तिष्क का निर्माण हुआ, तो वह कहलाया होमो सेपियंस। होमो सेपियंस। अगर हम सिंधु मानव प्रजाति की बात करें, सिंधु मानव प्रजाति, तो हमारे सामने 4 प्रजाति है। सिंधु मानव अपने आंतरिक मस्तिष्क की बनावट के आधार पर 4 प्रजाति का है। ये 4 प्रजाति कौन कौन सी हैं? पहली है प्रोटो ऑस्ट्रेलियन, दूसरी है मंगोलाइड, तीसरी है भूमध्य सागरीय और चौथी है अल्पाइन। चौथी है अल्पाइन। हां जी, ये 4 प्रजातियां हुई मानव की, जो कि सिंधु सभ्यता में मौजूद थी। अब अगर हम इसमें आगे चलते हैं तो देखते हैं 2-3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि सिंधु सभ्यता में कितनी प्रजाति, तो 4 प्रजाति हो गई। अगर हम बात करें कि सर्वाधिक मानव किस प्रजाति का था, तो भूमध्य सागरीय था। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, आप लोगों से जो क्वेश्चन पुटअप होता है वो इस बात को लेकर नहीं होता है कि कितनी प्रजातियां थी या कौन कौन सी प्रजाति थी। अभी तक जो क्वेश्चन पुटअप किया गया वो यह किया गया, कौन सी प्रजाति का मानव सिंधु सभ्यता में मौजूद नहीं था या पाया नहीं जाता था। तो दोस्तों, आप लोगों को जो सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है वो मिलेगा आपको निग्रोट। विद्वानों के अनुसार सामान्यतः निग्रोट का तत्व सिंधु सभ्यता में मौजूद नहीं था। हो सकता है कई गाइडें अल्पाइन के साथ में उसको शामिल कर दें, लेकिन अल्पाइन अलग तत्व है और निग्रोट अलग तत्व है। और हमें यह ध्यान रखना है, ये नाम भले ही ना रहे, अगर हमारे रीड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपको यह ध्यान रखना है कि निग्रोट का तत्व सिंधु सभ्यता में मौजूद नहीं था। हम आगे बढ़े उससे पहले अगर आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। अगली इसकी विशेषता है वो इसे खास बनाती है नगर नियोजन। नगर नियोजन, अगर आपने पिछला वीडियो ध्यान से देखा है तो आपने उद्भव के समय एक चीज नोटिस की होगी कि सिंधु सभ्यता में उच्च स्तरीय नगरीय नियोजन व्यवस्था थी, जैसी कि मैसो में नहीं थी। अब अगर मैं बात करूं इसका नगर नियोजन किस प्रकार से था या कैसा था या उसकी क्या विशेषताएं थी। सामान्यतः एक नगर 2 भागों में विभाजित था, यानी कि नगर के कितने भाग किए गए थे? 2 भाग किए गए थे। इन 2 भागों को कहा जाता था एक कहलाता था पश्चिमी नगर या टीला और दूसरा था
पूर्वी टीला या पूर्वी नगर। देखिए इसको हम साथ साथ समझते चले, जैसे कि ये कोई नगर है, ये इस नगर की परिधि है और इस नगर की परिधि के हमने कितने पार्ट किए? 2 पार्ट किए, एक पश्चिमी नगर और एक पूर्वी नगर। ये मैं हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता की सामान्यता की बात कर रहा हूं। जहां कहीं भी अपवाद होगा उसकी हम बात आगे करेंगे। सबसे पहले तो ये कि सामान्यतः नगर के 2 भाग हुआ करते थे। अब 2 भाग यदि नगर के हैं तो हम देखते हैं कि इनमें विशेषताएं क्या थी। सामान्यतः पश्चिमी जो टीला था वो दुर्गित होता था, सामान्यतः पश्चिमी टीला दुर्गित टीला होता था और पूर्वी नगर जो होता था वो दुर्ग रहित होता था। पश्चिमी जो टीला था वो दुर्गित होता था और पूर्वी जो नगर था वो दुर्ग रहित होता था। देखिए ये सब क्यों? वो इसलिए कि पश्चिमी जो टीला या नगर था उसमें विशिष्ट लोग निवास करते थे। विशिष्ट लोग निवास करते थे और यहां पर इसे हम कह सकते हैं कि पूर्वी नगर में सामान्य लोग या सामान्य व्यक्ति निवास करते थे। इधर मैं बात करूं तो विशिष्ट लोग, इधर मैं बात करूं तो सामान्य। इसे जन सामान्य नगर भी कहा गया। पूर्वी भाग जो था उसे जन सामान्य नगर भी कहा गया। अब देखिए जिस साइड विशिष्ट लोग निवास करेंगे पूरे के पूरे प्रशासनिक कार्य भी किस भाग में किए जाएंगे? पश्चिमी भाग। प्रमुख जो इमारतें होंगी वो सभी कौन से भाग में होंगी? पश्चिमी भाग में होंगी। अगर हम आगे चलें, धन संपदा किस भाग में रखी जाएगी? तो पश्चिमी भाग में रखी जाएगी। इसलिए सुरक्षा की जरूरत पश्चिमी नगर को अधिक होगी। इसलिए यह नगर अपने चारों तरफ एक दुर्ग का निर्माण करता था। अपने चारों तरफ एक परकोटा बनाया जाता था जिस कारण कि यह भाग दुर्गित कहलाता था और पूर्वी नगर कोई चीज की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए यह भाग अदुर्गित कहा जाता या दुर्ग रहित भाग कहा जाता था। अगर हम बात करें देखिए अभी तक की हमारी बात समझ में आई। एक नगर के मैंने 2 भाग, यह भाग पश्चिमी और यह भाग पूर्वी, ये चारों तरफ अपने दुर्ग का निर्माण करते थे। अगर हम बात करें अपवाद स्वरूप या कुछ अलग से विशेषताएं क्या मिलती हैं? देखिए दोस्तों, अगर मैं अपवाद की बात करूं तो हमें 3-4 जगह ये अपवाद देखने को मिलते हैं। अब ये अपवाद क्या है? पहला अपवाद हमें देखने को मिला कालीबंगा में। कालीबंगा हमारा चैप्टर अलग से है, राजस्थान में पाई गई है। कालीबंगा नगर के बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, दोनों भाग दुर्गित। कालीबंगा नगर के दोनों भाग हमें दुर्गित दिखाई देते हैं। यह पहला अपवाद हो गया, यानी वहां पर पश्चिमी और पूर्वी नगर तो 2 ही भागों में था, लेकिन दोनों ने अपने चारों तरफ परकोटे का निर्माण किया था।
दूसरी मैं अगर बात करूं चहुंदड़ो नगर, दुर्ग रहित था। अगर हम बात करते हैं चहुंदड़ो, जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान में, चहुंदड़ो जो नगर था वह नगर दुर्ग रहित नगर था, यानी उसने अपने चारों तरफ दुर्ग का निर्माण नहीं किया था। तीसरी विशेषता धोलावीरा और जूनीकरण, दोनों के दोनों गुजरात में हैं। नगर तीन भाग में धोलावीरा और जूनीकरण नगर तीन भागों में विभाजित है। ये हमारी तीसरी जो अपवाद रूप। देखिए ये नगर अगर आप पश्चिमी और पूर्वी में न बांट कर इन्हें हम इस प्रकार भी बांटा जा सकता है, ऊपरी नगर, मध्यम नगर और निम्न नगर। पश्चिमी और पूर्वी में न बांटकर मैंने इन्हें तीन नाम दिए, ऊपरी नगर, मध्यम नगर और निम्न नगर। इसी के दृष्टिकोण से अगर हम आगे चलें तो हम पाएंगे कि यहां पर जो ऊपरी नगर और जो मध्यम नगर थे वो तो दुर्गित थे, लेकिन जो निम्न नगर था वह दुर्ग रहित नगर था। यह हमारी इसका तीसरा अपवाद हुआ। चौथा चहुंदड़ो व लोथल। एक ही टीले पर स्थित थे, यानी यहां नगरों को दो या तीन भागों में विभाजित न कर कर एक ही टीले पर बनाया गया था। यह इसकी चौथी विशेषता। देखिए इसमें एक चीज और है, अगर हम दूसरी और तीसरी लाइन को देखते हैं तो हमें एक बार देखने में तो एक ही चीज प्रतीत होती है, लेकिन अगर हम इसमें ध्यान से देखते हैं तो हमें एक चीज और निकल कर आती है। इन दोनों में फर्क क्या है? तो फर्क यह है, चहुंदड़ो और लोथल बसे हुए तो एक ही टीले पर थे, नगर के दो या तीन भाग नहीं किए गए थे। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? तो हम देखते हैं कि दोनों में जो मोटे तौर पर जो अंतर है वो यह है कि लोथल का एक भाग जो था वह दुर्गित था, जबकि चहुंदड़ो एकमात्र ऐसा नगर था जिसमें कि दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिले हैं। आगे अगर मैं देखता हूं पांचवें नंबर की अगर हम इसमें बात करें, सूत कोतदा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। नगर के चारों तरफ पत्थर के दुर्ग का निर्माण किया गया। सूत कोतदा गुजरात का नगर है और इसके चारों तरफ पत्थर के, यानी हम कह सकते हैं कि अधिकांशतः दुर्ग या परकोटे के निर्माण में ईंटों का उपयोग लिया जाएगा। बाकी कुछ अलग से अब इनमें एक रंगपुर भी है जहां पर कि कच्ची दुर्ग के ईंटों के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये कुछ अपवाद थे जो हमने बात की
नगर सुनियोजित बसा हुआ था। इसकी हम आगे जब हड़प्पा की बात करेंगे या मोहनजोदड़ो की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि भवन भी किस प्रकार से नगर में सुसज्जित थे। अगर हम इन सबकी बातें लेकर चलते हैं तो हमारी जो मोटे तौर पर जो बातें निकल कर आई, नगर सामान्यतः दो भागों में, पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला, सामान्यतः की बात है, दुर्गित होता था। दुर्ग का मतलब चारों तरफ परकोटे का निर्माण होता था, इसलिए यहां पर विशिष्ट लोग निवास करते थे या प्रशासनिक कार्य की उपयोगी चीजें यहां पर अधिक थी। पूर्वी में सामान्य लोग निवास करते थे जो मुख्यतः अपने दुर्ग का निर्माण नहीं करते थे। कालीबंगा, ये कुछ अपवाद है, कालीबंगा नगर के दोनों भाग ही दुर्गित थे। चहुंद्रो एकमात्र ऐसा नगर जो कि दुर्ग नहीं था। धोलावीरा, जूनीकरण 3 भागों में थे, ये मैंने आपको करके बताया। चहुंद्रो और लोथल एक ही टीले पर थे, जबकि सूतकोतदा नगर के चारों तरफ हम कह सकते हैं कि पत्थर के दुर्ग का निर्माण किया गया। अब हम इससे आगे बढ़े उससे पहले अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब आगे चलते हैं। देखिए, हमारी जो अगली विशेषता है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार इससे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, और इस विशेषता का नाम है सिंधु सभ्यता की लिपि। सिंधु सभ्यता की लिपि, देखिए जब आपने आद्य ऐतिहासिक कालीन बात की थी तब हमने देखा था कि ऐसा युग जिसमें साहित्य तो है लेकिन वो साहित्य पढ़ा नहीं जा सका है। अब वो साहित्य क्यों नहीं पढ़ा जा सका है, तो देखिए हम आते हैं सिंधु सभ्यता की लिपि पर कि आखिर ऐसी क्या खासियत थी इसकी लिपि में जो कि अभी तक हमारे समझ में नहीं आई। तो इसकी सबसे प्रमुख खासियत, लगभग इसमें 400 वर्ण और 64 मूल चिन्ह है। सिंधु सभ्यता की लिपि में 400 वर्ण और 64 मूल चिन्ह दिए गए, जिस कारण की पहला कारण ही काफी इंपॉर्टेंट है। फिर हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता की लिपि थी कैसी। इस प्रकार की, इस प्रकार लिखी गई है आपकी सिंधु सभ्यता की लिपि। अगर हम इस लिपि को देखते हैं और इसकी बनावट या लिखाई को देखते हैं तो इसके आधार पर हम कुछ क्वेश्चन निकाल सकते हैं। जैसे कि पहली बात यह कि यहां पर मैंने कुछ लिखा नहीं है बल्कि क्या किया है, चित्र बनाया है। इसलिए इस सिंधु सभ्यता की लिपि को हम चित्रात्मक लिपि कहते हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी है, चित्रात्मक है। दूसरी बात अगर हम कहें तो इसका जो आकार है वह सर्पाकार है। आपको एक जीव जैसा आकार लग रहा होगा चित्र में कि यह आकार जो है वो कैसा है, सर्पाकार है या सर्पिलाकार है। तीसरे नंबर पर मैंने कहा कि मैंने यहां एक चित्र बनाया और चित्र देखकर आपने इसका आकार निर्धारित किया, अर्थात चित्र देखकर आपके मन में भाव उत्पन्न हुए कि यह आकार कैसा होना चाहिए, सर्पाकार होना चाहिए या सर्पिलाकार होना चाहिए। इसलिए यह लिपि भावात्मक लिपि भी है। इसलिए यह लिपि कैसी लिपि है दोस्तों, भावात्मक। यानी आपके मन में क्या उत्पन्न हुए, भाव उत्पन्न हुए कि यह कैसी होनी चाहिए, तो सर्पाकार होनी चाहिए। फिर हम आगे चलते हैं। अब देखो थोड़ी सी इसमें ध्यान देने वाली बातें यह हैं कि एक तो इस लिपि की शुरुआत मैंने किधर से की। सामान्यतः हम आज अगर कुछ लिखते हैं तो उसकी शुरुआत हम बाएं से दाएं तरफ करते हैं, लेकिन
लेकिन इस लिपि की शुरुआत मैंने किधर की? दाएं से बाएं, दाएं से बाएं। फिर यहां छोड़ा नहीं, बल्कि मैं बाएं से वापस किधर चला गया? दाएं, यानी फिर बाएं से दाएं। बाएं से दाएं। हाँ जी, देखिए हम कुछ अलग से नहीं कर रहे हैं, हम केवल और केवल अभी तक चित्र देख रहे हैं और इसी चित्र के आधार पर हम इसकी सारी विशेषताएं लिख रहे हैं या देख रहे हैं। पहले क्या थी? चित्र बना, आकार किस जैसा लगा? सर्पाकार लगा। सर्पाकार क्यों लगा? क्योंकि आपके मन में भाव उत्पन्न हुए। भाव उत्पन्न हुए तो आपने देखा कि यह दाएं से बाएं और बाएं से दाएं। मोटे तौर पर विश्व में 3 लिपियां काफी प्रसिद्ध है। एक हमारी भारतीय ब्राह्मी लिपि जो बाएं से दाएं लिखी जाती। कहां लिखी जाती है दोस्तों? बाएं से दाएं। अगर मैं दूसरी लिपि की बात करूं जो कि इराक, ईरान या हमारे पश्चिमोत्तर भारत के अंदर काम में ली गई खरोष्टी लिपि, खरोष्टी लिपि, वह दाएं से बाएं लिखी जाती है और फिर दाएं से बाएं चलती है। तीसरी एक लिपि है जो कि दाएं से बाएं चली और फिर बाएं से दाएं चली और यूनानियों ने इस लिपि को बैस्त्रोफेदन कहा। यानी हम ये कह सकते हैं ये नाम किसकी देन है? यूनानी की। यानी ऐसी लिपि जो दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं जाए, वह लिपि कौन सी लिपि कहलाएगी? तो वह कहलाएगी बैस्त्रोफेदन लिपि। सिंधु लिपि होने के कारण इसे सिंधु या सैलवी लिपि भी कहा जाता है। और सबसे अंत में इसका एक अन्य नाम भी दिया गया है। भारत में सबसे पवित्र पशु माना जाता है गाय, और गाय के ऊपर ही इसका नाम पड़ा गोमूत्री लिपि। आप देख सकते हो, गाय जब अपना मूत्र विसर्जन करते हुए आगे चलती है तो पीछे कुछ इसी प्रकार क्या आकृति का निर्माण होता है, इसीलिए इसे गोमूत्री लिपि भी नाम दिया गया। अभी हमारी बातें हुई इस लिपि के विशेषताओं के बारे में, इस लिपि के आकार के बारे में, इस लिपि के विभिन्न नामों के बारे में। अगर हम आगे चलें तो क्या अभी तक किसी ने भी इसे पढ़ने का प्रयास नहीं किया? जरूर किया होगा। इस लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास हुआ है 1925 में। 1925 में इसको सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास किया जॉर्ज वेडेल द्वारा इसे पढ़ने का प्रयास किया गया, लेकिन अभी तक उसमें हमें सफलता प्राप्त नहीं हुई। इसे पढ़ने का नवीनतम प्रयास 3-4 लोग हैं। नटवर झा, राजाराम जी और एक व्यक्ति को हम इसमें शामिल कर सकते हैं, धनपत जी धन। इन कुछ लोगों ने अभी नवीनतम तौर पर इसे पढ़ने का प्रयास किया, लेकिन अभी तक ये लोग भी पूरी तरह से इसको पढ़े नहीं पाए। एक इसमें खास विशेषता और मानी जाएगी, वो होगी इसकी कि
कंप्यूटर के माध्यम से शोध करने का प्रयास, शोध का प्रयास। किया है। महादेवन जी और विश्वनाथ, इन दोनों ने मिलकर लगभग 2467 शब्दों का या अभिलेखों का शोध किया। यानी हम कह सकते हैं लगभग कितने हजार अभिलेखों पर, तो 3000 लेखों के ऊपर या लिपि के ऊपर ये क्या कर चुके हैं, शोध कर चुके हैं। लेकिन अभी तक यह लिपि हमारी पूरी तरह से समझ में नहीं आई है, क्योंकि देखिए प्रत्येक चित्र कहता तो है, लेकिन उसको समझने वाले प्रत्येक व्यक्ति के भाव अलग अलग हो सकते हैं। चेहरा सब कुछ कहता है, चेहरा बहुत कुछ कहता है, सब कुछ नहीं कहता है। तो यह हमारी इसकी दूसरी विशेषता हुई लिपि से संबंधित। अगर हमने बात की, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं हम। अगली इसकी जो महत्वपूर्ण विशेषता है, मोहरें। देखिए अगली जो विशेषता है वो है इसकी मोहरें। मोहरें से मेरा तात्पर्य लेन देन या वस्तु विनिमय की चीज, जिनके माध्यम से लेन देन किया जाता था। इन्हें मोहरों का निर्माण जो है इनका निर्माण होता था सेल खड़ी प्रस्तर, मिट्टी कह सकते हैं हम। पत्थर से तात्पर्य यह है कि मुलायम पत्थर को पीसकर जो मिट्टी बनी उसके इनका निर्माण किया गया और उसका नाम था सेल खड़ी। तो मोहरों का निर्माण सेल खड़ी प्रस्तर के द्वारा किया जाता था। अगर हम बात करें इन मोहरों की आकृति की, मोहरों की आकृति, तो हमें कई प्रकार की मोहरें प्राप्त हुई हैं सिंधु सभ्यता से। जैसे कि खास तौर से 4। इन चारों की अगर मैं बात करूं, एक आकृति है वर्गाकार की, एक आकृति की मोहरें हमें यहां से मिली जो हैं आयताकार, एक है छड़ी नुमा या बटन नुमा, और एक है संगमरमर। संगमरमर, ये 4। अगर हम इनकी बात करें तो इसके लिए हम कह सकते हैं ज्ञात नहीं, इनके बारे में हमें विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती है। केवल एक छड़ीनुमा मोहर हमें कालीबंगा, राजस्थान, हनुमानगढ़ से प्राप्त होती है, इससे ज्यादा नहीं। अगर संगमरमर की बात मैं करूं तो यह मोहरें विदेशी मोहरें मानी, यानी यह सिंधु सभ्यता में कहां से आई, विदेश से आई, और विदेश के अंदर भी यह कहां से मानी गई, मैसो से। अधिकतर ये जो संगमरमर की मोहरें हैं, जिसे आप बेलनाकार आकृति कह सकते हो,
बेलनाकार आकृति की संगमरमर की मोहरें जो विदेशी है। संगमरमर की मोहरें और हमें फारस की भी प्राप्त होती हैं, जो कि हम चर्चा करेंगे लोथल से। लेकिन मोटे तौर पर देखिए, छड़ीनुमा बटननुमा ज्ञात नहीं है। छड़ीनुमा मैंने आपसे कहा कि आप अगर परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो हम कालीबंगा इसका आंसर कर सकते हैं। बाकी मोटे तौर पर हमें सिंधु सभ्यता में सेलखड़ी प्रस्तर से निर्मित दो आकृतियों की मोहरें ज्ञात होती हैं, एक वर्गाकार और एक आयताकार। अगर मैं वर्गाकार मोहरों की बात करूं तो इन पर चित्र व लेख दोनों उत्कीर्ण हैं, यानी आप इसे अभिलेखित मोहरें कह सकते हो। वर्गाकार मोहरों के ऊपर चित्र और लेख दोनों हमें उत्कीर्ण दिखाई देते हैं। फिर हम आते हैं आयताकार मोहर पर। आयताकार मोहर की यदि मैं बात करूं तो इन पर केवल क्या है दोस्तों, चित्र है, लेख नहीं है। इन पर केवल हमें क्या दिखाई देते हैं, चित्र दिखाई देते हैं, लिखा हुआ हमें प्राप्त नहीं होता है। ये तो हमारी बातें हुई आकृति से संबंधित, निर्माण से संबंधित। अब कुछ फैक्ट है, वो क्या क्या है। अगर हमें पूछा जाए सर्वाधिक मोहरें कहां से मिली, सर्वाधिक मोहरें, देखो ये क्वेश्चन दो प्रकार से आ सकता है। पहला तो टाइप ये कि सर्वाधिक मोहरें कहां से मिली, तो मैं क्रम वाइज अगर हम बात करें, एक नंबर पर मोहन जोदड़ो, यहां से हमें लगभग 1200 मोहरें मिलती, और 2 नंबर पर है हड़प्पा, जहां से हमें 800 मोहरें प्राप्त हुई। एक नंबर पर मोहनजोदड़ो और 2 नंबर पर हड़प्पा। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन के अंदर एक शब्द और लगा दिया जाए, एक शब्द और लगा दिया जाए, तो वह क्या होगा, सर्वाधिक अभिलेखित मोहरें, तो यह क्रम बदल जाएगा। सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से और सेकंड नंबर पर हड़प्पा से। अगर इसमें अभिलेखित शब्द और लगा दिया जाए तो यह क्रम बदल जाता है, और दोस्तों 1 नंबर पर हड़प्पा और 2 नंबर पर मोहनजोदड़ो। तीसरा जो फैक्ट है, सबसे बड़े अक्षर हमें ज्ञात होते हैं धोलावीरा से। धोलावीरा से सबसे बड़े जो अक्षर हैं वो हमें ज्ञात हुए धोलावीरा से। तो ये इसकी मोहरों की जानकारी, निर्माण, सेलखड़ी प्रस्तर, आकृति मैंने कुछ आपको बताई, और सर्वाधिक कहां से, आप इस चीज का ध्यान जरूर रखेंगे। अगर अभिलेखित शब्द लगता है तो हड़प्पा से, और अगर सर्वाधिक पूछी जाती हैं तो मोहनजोदड़ो से, और सबसे बड़ा अक्षर धोलावीरा से। आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। अगर आप लोगों का कोई सुझाव हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स के द्वारा हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।